मित्रों, आइए आपके जीव विज्ञान बायोलॉजी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। कुछ बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और बहुत ही सिलेक्टिव आपके पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। अगर 71st बीपीएससी को हम ध्यान से देखें तो वहाँ सच में ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तब भी शायद वो क्वेश्चन आप पूरी तरह से क्लिक ना कर पाएँ। और लेकिन फिर भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक जो आपकी जर्नल थीम है उस पर कम से कम आप लोग कमांड बनाए रखिए। थोड़ा सा एज है इस तरह के क्वेश्चन आने पे जो थ्रू आउट साइंस बैकग्राउंड से और ख़ास तौर पर उन्होंने फिजिक्स आपकी बायोलॉजी वाले सेक्शन अच्छे से पढ़े हैं, जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं उस लेवल पे शायद 2 से 4 क्वेश्चन वो ज़्यादा सही कर रहे होंगे। पर फिर वहीं आप पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, बाकी सारे सेक्शन में एज ले सकते हैं, क्योंकि 69 बीपीएससी तक भी थोड़ा सा बेसिक था। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती थी, लेकिन अब आपका 71st का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कम से कम याद रखने चाहिए, ये आपको आपके बायोलॉजी के ही 7 to 8 क्वेश्चन को क्लिक करने में मदद करेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे छोटा सा, जो फूलों का, फसलों का, सब्जियां और फल चारों के ही नाम है, थोड़ा इसमें दिक्कत आ जाती है कई बार विद्यार्थियों को। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर है, फसलों को एग्रोनॉमी कहा जाता है, सब्जियों को ओलरीकल्चर, फलों का आपका पोमोलॉजी है। तो कई बार ये सुमेलित करने के लिए आपके सामने यहाँ पे एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये कई बार पूछा गया है कि जो जीव विकास का सबसे पहले सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया था इवोल्यूशन का? लेमार्क ने। विकास का उत्परिवर्तन जो आपका सिद्धांत है वो ह्यूगो डी व्रीज का है। और इसके साथ ही देखिए, एक जीन एक एंजाइम की जो कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना, ये बीडल और टेटम की है। और ओप्रोन अवधारणा जो है जैकब आपके और मनोड ने दी थी। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है पूछे जाते हैं। जैसे कई बार आपको ऐसा क्या होगा कि इस तरह से पैलियोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लिस्टोसीन, ये 4 ऐसे लिख दिए जाएंगे युग, और पूछा जाएगा कि भाई किस एरा का है, किस टाइम का है। तो उस तरह से उसको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बेसिकली क्या है टोटल अगर हम लोग देखें तो प्री कैम्ब्रियन जो था आर्क्योजोइक और आपके प्रोटीरोजोइक था। ये प्रोटीरोजोइक और आर्क्योजोइक के अलावा जो आपका कैम्ब्रियन एरा है, यहाँ पे हम 3 टोटल इसके एरा की बात करते हैं, जिसमें आपका पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सेनोजोइक है। इसी में जो आपका पैलियोजोइक है ये है आपका बटा हुआ परमियम में, कार्बोनिफेरस में, डिवोनियन में, आपके सिल्यूरियन में, आपका ओर्डोविसियन और कैम्ब्रियन। फिर इसके बाद आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक में ही आपको क्रिटेशियस और जुरासिक, जहाँ पे डायनासोर्स की हम बात करते हैं, और ट्रियासिक, ये आपके मेसोजोइक एरा के पार्ट है। इसके बाद सेनोजोइक है, जिसमें आपका टर्शरी आता है, जिसमें प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन और पैलियोसीन, यही यहाँ से उठा के ही 2-3 क्रम में रख दिए जाते हैं। तो थोड़ा आप इसे सीक्वेंस में ध्यान से देख लेंगे। फिर जो आपका क्वाटरनरी है, इसमें प्लिस्टोसीन और होलोसीन आता है। और यहीं पे आपके आगे फिर हम लोग बात करते हैं आधुनिक मानव की, जो आगे बिल्डअप होता है आपका। तो इसीलिए ये क्रम आपका कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप सीक्वेंस में इसे देख लेंगे। इसके साथ ही देखिए, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन है, एक्वाकल्चर जलीय जीवों के संदर्भ में है, पीसी कल्चर जैसा कि आपको पता है मछली से जुड़ा हुआ है, सेरीकल्चर आपके रेशम पालन से जुड़ा है। इसके साथ देखिए फ्लोरिकल्चर फूलों से है, ऑलरीकल्चर आपका सब्जियों की कृषि है, पोमोलॉजी आपकी फलों की कृषि है, और मोरिकल्चर आपके शहतूत की खेती से जुड़ा हुआ टर्म है। इस तरह के टर्म्स कई बार आते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी में आपके 1 से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो आपके जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति है, जैसे होमोसेपियन है तो होमो इसका वंश है और सेपियन क्या है? जाति। तो ये क्रम किसने दिया था? तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति आपके कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब इसमें देखिए टोटल आपका जो वर्गीकी का क्रम है, इसमें सबसे बड़ी जो यूनिट है वो किंगडम है। उसके बाद आपका फाइलम, जिसे डिवीज़न भी कहा जाता है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए कि ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये क्रम भी आपको कई बार परीक्षा में रख के पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये भी आपसे गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं 5 जो आपके जगत हैं। इसमें आपका आता है मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा, और इसके अलावा आपका पादप जगत आता है। ठीक है। और मित्रों, इसमें जो आपका सबसे मेन है स्टार्टिंग में देखिए मोनेरा में देखिए जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, 3 चीज़ें हैं। जीवाणु में आप लोग जानते हैं एक कोश की आपके आद्य जीव हैं, जिसमें परपोषी स्वपोषी दोनों टाइप के हैं। फिर अगर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जैसे कि आपके जैव आपके उर्वरक भी इसमें बनते हैं, जैसे आपके नील हरी शैवाल हो गया, नोस्टाक है, एनाबीना है, ये प्रकाश संश्लेषी हैं। ये बात आपको याद रखनी है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। माइकोप्लाज्मा के बारे में देखिए, ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सबसे सूक्ष्मतम जीव आपके होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्हें आपका प्लूरोनिमोनिया भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति का इनमें अभाव होता है और स्वयं विकास और प्रजनन की क्षमता इनमें रहती है। कवक की बात की जाए तो इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं रहता। थैलोफाइट्स हो गए, परपोषी है, कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है,
कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और आपको लाइकेन याद होगा जिसमें कवक और शैवाल का एक बंधन होता है। खमीर और कुकुरमुत्ता ये सारे कवक के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि आखिर कई बार इनसे जुड़े हुए सामान्य तथ्य पे भी आपका प्रश्न बन जाता है। फिर देखिए प्रोटिस्टा है, तो पादप के समान ही प्रकाश संश्लेषी जो हैं आपके, इसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा में, कि पादप और कवक और जंतु, ये तीनों के समान अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे पादप के समान की बात की जाएगी तो इसमें डाइटम्स हैं, डिस्मिड हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके जैसे जिम्नोडियनियम हो गया। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कवक की, तो देखिए पादप वाले में आपका जुगलीना भी आता है। वहीं कवक की बात करेंगे तो इसमें आपका डिक्टियो स्टेलियम आता है। और जंतु के स्तर की बात करेंगे तो जो आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोया का जो वर्ग है एक कोशिकीय वाला, वो आपके जंतु के समान वाले क्या हैं, प्रोटिस्टा हैं। तो प्रोटिस्टा 3 टाइप के होते हैं। अगर इसी में आपको तीनों में ही अलग क्रम का एक एक एग्जाम्पल दे दिया जाए तो पसीने छूट जाएंगे परीक्षा में। अपने आप में बहुत कठिन प्रश्न बन सकता है यहाँ से। पादप जगत की बात की जाए तो इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 5 हैं, ठीक है। अब थैलोफाइटा क्या है, तो देखिए इसमें जो मेन बात है कि संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है, जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, कवक वगैरह हैं। इसमें आपका स्पाइरोगैरा एग्जाम्पल के तौर पे। ब्रायोफाइटा ये आपके जल स्थलचर मतलब कि वनस्पति जगत का ये एम्फीबिया वर्ग है, ठीक है। संवहनीय ऊतकों की इसमें भी अनुपस्थिति होती है। और भारत के अगर ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक देखा जाए तो SR कश्यप को माना जाता है। इसमें मॉस हो गया, मार्केशिया हो गया, लीवरवर्ट वगैरह जैसे चीज़ें आती हैं। टेरिडोफाइटा जिसमें संवहनीय ऊतक होता है, जैसे कि आपने देखा होगा फर्न और आपका हॉर्सटेल हो गया। जिम्नोस्पर्म वो है जिसमें नग्न बीज होते हैं, जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया, और ये सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। एंजियोस्पर्म क्या है, तो जिसमें आपके पौधों के बीज जो है फलों के अंदर ढके होते हैं, जैसे कि हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, आम, अमरूद, पपीता, ये सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल वर्ग हो गया। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे जर्नल स्टेटमेंट आपके परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं जंतु जगत के प्रमुख संघ की, जिसमें आपका पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका टिनोफोरा है, आपका प्लेटी हेलमिंथस है। तो देखिए पोरीफोरा में क्या है, तो ये असंख्य छिद्र युक्त शरीर वाले एक बड़ा ही अपवाही रंध्र इसमें पाया जाता है। इनके संदर्भ में मतलब कुछ बेसिक इसकी विशेषताएं दी गई हैं, बस आप इतना याद रखिए। जो पोरीफोरा है इसमें आपका साइकोन हो गया, स्पांजिला हो गया। सिलेंट्रेटा की बात की जाए तो ये भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर जो धागे होते हैं, ये जिसे आपका टेंटिकल्स कहते हैं, उसकी सहायता से ये अपना भोजन जो है बनाते हैं। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह है, सी एनीमोन है, ये सारे सिलेंट्रेटा आपके वर्ग में आते हैं जंतु में। टिनोफोरा की बात की जाए तो ये आपके कॉम जेलीस का एग्जाम्पल है। प्लेटी हेलमिंथिस जो है इसमें आपका प्लेनेरिया आ गया। इसके साथ ही आपका एसके हेलमिंथीज है। इसमें क्या होता है कि एक उत्सर्जन वाला रिनेट सेल पाया जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि किस मतलब जंतु जगत जीव में आपका रिनेट सेल जो है पाया जाता है, याद रखिए एसके हेलमिंथिस जो है इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एस्केरिस हो गया, जिसे गोल कृमि कहा जाता है, थ्रेड वर्म है, आपका वुचेरिया है, ये सारे आपके एसके हेलमिंथीज में आते हैं। एनेलिडा में कौन आएगा, इसमें देखिए काइटिन से बने हुए सीटी द्वारा जो है प्रचलन किया जाता है, और ये इसमें आपका केंचुआ, जोंक जो है आपके एनेलिडा में आता है, ठीक है मित्रों। इसके बाद देखिए आर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें झींगा मछली से लेकर तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये सारी चीज़ें आपकी आर्थ्रोपोडा में आती हैं। इसमें क्या होता है, तो ये आपके जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 3 भागों में इसको बांट के चलते हैं, और ये आपका उत्सर्जन हेतु अपना मैल पीगी नलिकाएं जो होती है इसका प्रयोग करता है, और इसमें आपकी ग्रीन ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये आपका, इसके बाद देखिए मोलस्का है, इसमें श्वसन हेतु गिल्स भी होते हैं और आपका टिनेडिया भी होता है। खुला परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है, जैसे सीपी, गोंगा, ऑक्टोपस। इसके बाद आपका इसके बाद देखिए जो आपका है एका इनोडर्मेटा जो है, ये आपका काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। इस डर्मेटा वर्ग में आपका क्या आएगा, तो आपका इसमें स्टारफिश हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया। इसके बाद देखिए जो आपका कार्डेटा है, कार्डेटा में आपके सभी जितने भी कशेरुकी हैं आपके, ये सारे आपके आ जाते हैं। इसके बाद मित्रों जो आपके प्रमुख स्तनधारी की बात की जाए, जो ममलिया वर्ग है, इसमें प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये 3 वर्गों में बांटा जाता है। प्रोटोथीरिया जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिपस हो गया। मेटाथीरिया जो अपरिपक्व बच्चे, जैसे कि कंगारू के आपने देखे होंगे, थैली में बच्चा रखा रहता है। यूथीरिया आपके जैसे कि कुत्ता, गाय, मनुष्य, ये सारे पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले यूथीरिया हैं। इसके बाद देखिए मछलियों के नाम में समानता रखने पर भी कई सारे भिन्न नाम, कई सारे ऐसे आपको मछलियों जैसे नाम वाले जीव दिखेंगे जो मछलियां हैं नहीं, और कई सारे ऐसे हैं जिनका मछली जैसा नाम तो नहीं है पर वो मछली में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे जो भाई भिन्न जीव हैं, जैसे आपका जेलीफिश मछली नहीं है, स्टारफिश, सिल्वर, क्रेफिश, कटल, डेविल, हैग, ये सारे ही आपके भिन्न जीव हैं, ये मछलियों में नहीं आते,
बाद अगर बात की जाए मित्रों वास्तविक मछलियों की, तो वास्तविक मछलियों में आपका समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, कैट फिश, ग्लो फिश आता है, गोल्ड फिश है, गोल्डन महसीर है, पैडल फिश है, पाई फिश है और आपकी फ्लाइंग फिश में आता है। एक छोटा सा अंतर और आप लोग याद रखिए, अगर आप ये जो भिन्न जीव हैं लेकिन ये मछलियों जैसे लगते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे जेली, स्टार, सिल्वर, क्रे, कटल, डेविल, हैग, इसमें कोई मतलब सजीव व्यक्ति जैसा नाम नहीं है किसी जानवर जैसा। अगर आप देखेंगे रियल वाली, इसमें कुछ नाम तो डिफरेंट है, पर जैसे समुद्री घोड़ा, तो समुद्री घोड़ा आपको पता है कि ऐसा कुछ पाया भी जाता है, तो ये समुद्री घोड़ा हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, तो ये आप जनरली देखेंगे तो ये वास्तविक वाले में आता है। थोड़ा सा अंतर, मतलब इस तरह से कोई आप टोटका जरूर बनाइए ताकि चीज़ों में आपको अंतर पता रहे। बस कोई भी आप एक तरह की चीज़ों को रट लीजिए, दूसरा खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो चीज़ आप इसमें जरूर करिए। बाकी इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसे जलीय स्तनपाई भी हैं आपके, जो मतलब कि आपको लगेगा कि समुद्री जीव हैं लेकिन ये स्तनपाई में ही आते हैं, जैसे समुद्री शेर है, सील है, वालरस है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है, ब्लू व्हेल है और आपकी स्पर्म व्हेल भी आपके इसी में आती है, एक स्तनपाई के तौर पे मानी जाती है। आगे देखिए, कई बार ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि ये आपका जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ में कितने आपके जो होते हैं कि 4 वक्षीय हृदय वाला सरीसृप मगरमच्छ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिकांश जो कीट है उनका श्वसन तंत्र क्या है, तो ये आपका ट्रैकल सिस्टम जो होता है, वातक तंत्र, क्योंकि आपके ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके बाकी उनमें 3 आपके कक्षीय हृदय पाए जाते हैं, लेकिन सारे ही जो आपके सरीसृप है इसमें मगरमच्छ एक ऐसा है जिसमें आपका जो है 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बाकी हम लोग मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। आगे आता है आपका प्रश्न कोशिका। कई बार इस पर आपका प्रश्न बनता है प्रोकैरियोटिक और आपके यूकैरियोटिक को लेके। अब इसमें सबसे पहली पॉइंट है कोशिका। तो देखिए कोशिका में जो इसके खोज करता है ये रॉबर्ट हुक है। अगर बात की जाएगी मृत कोशिका, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का लुवेन हॉक ने सबसे पहले बातें बताई थी। ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के तौर पे होती हैं। अगर बात करूं मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक की कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, एक गुणसूत्र होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में उपस्थित रहते हैं और कला आवतरित अगर कोशिकांग देखा जाए तो वो भी अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम जो है वो 70s के मतलब प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें अनुपस्थित रहता है और जैसे कि जीवाणु हो गया, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए और आपका माइकोप्लाज्मा वगैरह, ये सारे किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में क्या है, तो इसमें केंद्रक कला आपकी उपस्थित है, कोशिकांग उपस्थित है। राइबोसोम 70s और 80s दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे। गुणसूत्रों की संख्या भी अधिक रहती है, हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें उपस्थित रहता है और आपके बहुकोशिकीय जीवों में भी उपस्थित, जैसे मनुष्य, कुत्ता, हाथी, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। सबसे लंबी कोशिका देखी जाए तो ये न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र है आपकी। इसके साथ ही देखिए कोशिका का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था आपके श्लाइडर ने और श्वान ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस है, ये कई बार बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है आपकी प्रोटीन और लिपिड की। ये छोटा सा एक जनरल पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखिए कोशिका विभाजन के भी आपके प्रकार हैं, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तीनों में अंतर देखिए क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ही कठिन प्रश्न बन सकता है। असूत्री की बात की जाए तो एकमात्र कोशिका से 2 संतानों की उत्पत्ति होती है कोशिका की। ये आपका जीवाणु, जिस्ट और साइनोबैक्टीरिया में आपकी असूत्री जो है आपका इसमें जो है असूत्री पाया जाता है कोशिका विभाजन। मतलब एकमात्र कोशिका से 2 संतति कोशिका बनेंगी। समसूत्री में क्या होता है कि ये कायिक कोशिका में विभाजन जो है उसे समसूत्री कहा जाता है। कायिक वाले में क्या है, तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो है उसी क्रम के बाद कोशिका सिर्फ एक बार विभाजित होती है और एक कोशिका विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो है वो अपरिवर्तित रहती है, एक समान जैसी कोई चीज़ सामने आएगी। बाकी जो आपका अर्धसूत्री है, अर्धसूत्री में क्या है, तो इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है क्योंकि 2 क्रमिक कोशिकाओं का विभाजन, प्रथम और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, यह केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है। केवल जनन कोशिकाओं में आपका अर्धसूत्री पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है और इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये तीनों का अंतर बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपका एक प्रश्न अक्सर बन जाता है। इसके साथ ही देखिए अगर मित्रों जो अगला पॉइंट है वो है कोशिका के प्रमुख भागों के तौर पे। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा अंतःद्रवी जलिका, राइबोसोम, इन सब के संदर्भ में आपको कई बार ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा का जो आपका एटीपी का रूपांतरण किस में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में आपका होता है। आगे देखिए कोशिका के प्रमुख भाग के तौर पे कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो सिर्फ पादप कोशिका में ही ये विद्यमान होती है कोशिका भित्ति। जैसे सेलुलोज है आपका, हेमीसेलुलोज है, वैक्टीन है, प्रोटीन है,
इन सब चीज़ों से ये आपकी बनती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण आपका कोशिका भित्ति है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए तो ये सूत्र कणिका जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? कॉलिकर थे। और ये इसके संदर्भ में देखिए जो आपके जीवाणु और नील हरित शैवाल में ये अनुपस्थित है। ठीक है, अन्य नाम जैसे कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन तंत्र की बात की जाए तो इसी में संपन्न होते हैं। आपका क्रेब्स हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो आपका अभिगमन तंत्र है, ये दोनों ही चीज़ें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं तो इसे देखिए, इसका सबसे पहले नामकरण राइबोसोम जो किया था जॉर्ज पेलाडे ने किया था। ये आपके कला विहीन एक तरह से 70s 80s प्रकार के जो हैं प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। अंतर्द्रव्य जलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो आपकी राइबोसोम है और ये आपके एस का जो है ना स्वेड वर्ग इकाई जो है उसको एक तरह से प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए अंतःद्रव्य जलिका की बात की जाए तो राइबोसोम खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका से ये चिपके हुए पॉइंट्स होते हैं। इसे जो खोज करता है वो आपके KR पोर्टर हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का इसे बांटा जाता है, अनुपस्थित और उपस्थित। मतलब जिसमें अनुपस्थित है तो वो आपके एकदम एक तरह से सपाट टाइप के अंतःद्रव्य जलिका होगी, जैसे लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है एक तरह से। और जो उपस्थित है उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका कहा जाता है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है। लाइसोसोम में क्या है तो ये आत्मघाती थैली है, जैसे इसमें डी डुवे जो साहब हैं, और गोल्जी कॉय का इसमें निर्माण हो गया। अपघटनीय एंजाइम्स की उपस्थिति हो गई। तारकाय की बात की जाए सेंट्रोसोम की तो शैवाल कवक और मांस वगैरह जो है जो मॉस होता है आपका, उसमें ये आपकी एक तरह से अवस्थिति होती है। कोशिका विभाजन में सहायक की बात की अगर की जाए तो ये आपका देखिए कोशिका विभाजन में सहायक रहता है आपका सेंट्रोसोम। ऐसे ही आपका गोल्जी बॉडी जिसे गोल्जी काय भी कहा जाता है। और देखिए केंद्र के बारे में देखिए, इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, अनुवांशिक पदार्थ का स्रोत है ये। और अगर गोल्जी बॉडी की बात की जाए तो इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी है। ठीक है, क्रियात्मक इकाई कौन सी है आपकी तो ये सिस्टर्न्स है। अन्य नाम में आपकी गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का, इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, एकदम ट्रैफिक मैनेजमेंट वाला जो है वो गोल्जी कॉय होता है। प्रोटीन फैक्ट्री मैंने बताया राइबोसोम होता है और आपकी एनर्जी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि कई बार आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके बाद अगर गतिशीलता में सहायक की बात की जाए तो ये आपका फ्लैगेला जो होता है कशाबिका, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा अंतर देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोशिका भित्ति, लवक, तारककाय और रिक्तिका, ये जो 4 पॉइंट है ये पादप कोशिका में आपके कोशिका भित्ति लवक तो उपस्थित होता है, जंतु में यह अनुपस्थित होता है। वहीं आपके अगर तारककाय की बात की जाए तो ये कोशिका पादप कोशिका में तो अनुपस्थित है लेकिन आपकी जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। रिक्तिका आपकी पादप में बड़ी है और जंतु वाले में छोटी है। ये चारों अंतर को आप बिल्कुल याद रखिए, कई बार ये वाला अंतर आपको एक यहाँ पे प्रश्न दे देगा। अब देखिए आगे बात की जाए लवक की, तो लवक की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। और केवल पादप कोशिकाओं में ही आपके लवक पाए जाते हैं। जीवाणु, कवक, नील हरित शैवाल में ये अनुपस्थित रहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सारे पौधों में ये अलग अलग है। इसके बाद आपके विभिन्न पौधों की फल भित्ति में जो उपस्थित आपके वर्णी लवक होते हैं जिसके कारण उसका कलर जो है चेंज होता है। जैसे टमाटर में लाइकोपिन है, गाजर में आपका क्या है? कैरोटीन है, सेब में आपका एंथोसाइनिन है, चुकंदर में आपका विटामिन है। ऐसे ही आपके प्रमुख पौधे जो है उसका रूपांतरित तना आखिर किस तरीके से अलग होता है? तो आलू जो है ये आपका स्तंभ कंद का एग्जाम्पल है। हल्दी, अदरक आपका प्रकंद है और आपका अरबी और जो बड़ा जिमीकंद होता है ये आपका घनकंद का एग्जाम्पल है। और वहीं आपका प्याज, लहसुन क्या है? तो ये शल्क कंद है आपका। एक तरह से ये भी कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के। आगे देखिए मित्रों, जो आपका यहाँ पे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जीन की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए जीन की अगर बात की जाए तो इसके आपके नामकरणकर्ता कौन है? तो ये सबसे पहले विल्हेम जोहानसन ने इसका नामकरण किया था। अगर इसकी बात देखी जाए तो डीएनए की एक तरह से कार्यात्मक इकाई जो है, आनुवांशिकता की इकाई आपका जीन होता है। आनुवांशिकता की इकाई जिसके द्वारा पैतृक लक्षणों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए। अब इसमें डीएनए, आरएनए दोनों से जुड़े हुए कई बार पॉइंट आते हैं। डीएनए की बात की जाए तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें आपके जो खोज करता है फ्रेडरिक मिशर हैं। ये इसमें जो आपकी डबल हेलिक्स वाली खोज थी ये आपकी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजनी बेस दोनों में अलग अलग होते हैं। जहाँ पे डीएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये आपको दिखेगा। वहीं आपको आरएनए में ये एडेनिन, ग्वानिन के अलावा जो है आपका साइटोसिन तो सेम है, पर थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आपको मिलेगा आरएनए में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आरएनए में चेंज हो जाता है। बाकी आपका जो आरएनए है उसमें नाइट्रोजनी बेस थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल है और ये आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
और वहीं आपका डीएनए जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका डीएनए है वो केंद्रक में है और जो आपकी कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जो आपको याद रखना है। आरएनए के मुख्य प्रकार की बात की जाए तो आपने एमआरएनए कई बार सुना होगा, क्योंकि कई सारी आपकी वैक्सीन जो है इसी पर बिल्डअप है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे एमआरएनए बेस्ड आपकी जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है कौन सी बनी है। इसके बाद देखिए आर जो है आपका आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, इसके अंतर को भी समझ लीजिए। देखिए आरआरएनए आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक जो राइबोसोमल आरएनए है उसे कहा जाता है। टीआरएनए आपका एक तरह से ट्रांसफर आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाया जाता है ये वो वाली पूरी प्रोसेस में मदद करता है। एमआरएनए आपका मैसेंजर आरएनए जो है ये केंद्रक के बाहर प्रोटीन के संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने में संदेश के तौर पे काम करता है। इसके बाद देखिए जैव उर्वरक की अगर बात की जाए, आपके बायो फर्टिलाइजर की बात की जाए तो इसमें देखिए नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में देखिए आपका राइजोबियम, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, नील हरी शैवाल हो गया, एजोला हो गया। ऐसे ही आपके फास्फोरस में आप देखेंगे तो बैसिलस, स्यूडोमोनास और आपका एस्परजिलस और वेस्कुलर, ये चारों आपके एक तरह से फास्फोरस को घुलने वाले जैव उर्वरक हैं और ये ऊपर वाले जो हैं आपके नाइट्रोजन स्त्रीकरण से जुड़े हुए हैं। ये अंतर आप कम से कम याद रखिएगा, यहाँ पर आपका कई बार बायो फर्टिलाइजर को लेकर भी प्रश्न बनता है। अब आप इसमें याद रखिए कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जीवाणु हैं ये खास तौर पे जो पूरा इनका पैक्ट है वो कैसे बनता है, तो चना, मटर, सेम, अरहर और दलहनी जो पौधे हैं इनकी जड़ों के साथ ये पूरा नाइट्रोजन स्त्रीकरण का सारा क्रम है, जिसे आप याद रखिए क्योंकि कई बार इससे आपका जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा जाता है। बाकी देखिए कंकाल तंत्र से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे सवाल तो वैसा नहीं बनता, पर फिर भी जैसे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, तो इसे अगर आप क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर आपका हाइड्रोजन है। तो ये OCH वाला जो आपका क्रम है इसको आप कम से कम याद रखिए। इसके बाद आपका क्या आता है, तो नाइट्रोजन है 3.0, फिर आपका कैल्शियम आता है, फिर आपके अन्य तत्व 1.3 है, फास्फोरस आपका 1% के आसपास है। तो ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक तरह से यही टोटल का 90% कवर कर देता है। इसके बाद देखिए मित्रों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये तीनों टर्म जो छोटे से हैं, जैसे आपका जो टेंडन होता है, जो आपका लिगामेंट है, स्टर्नम है, तीनों के बारे में पूछा जाता है कि कौन किसे जोड़ता है। तो आपका जो टेंडन है ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, स्टर्नम आपका पसलियों को आपस में जोड़ता है, लिगामेंट आपका हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये तीनों पॉइंट्स में जो अंतर है ये आप कम से कम याद रखिए, कई बार इसको सुमेलित करने वाला एक तथ्य आपके सामने परीक्षा में आ जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए लार जो है इसमें टाइलिन एंजाइम है, एक तरह से लारी एमाइलेज जो खाने को पचाने में काम करता है। अमाशय की बात की जाएगी तो एक तरह से आपका पेप्सिन एंजाइम और HCl जो है आपका एक तरह से प्रोटीन का पाचन जो है उसमें अमाशय का योगदान जो है पेप्सिन के तौर पे, HCl के तौर पे है। वहीं छोटी आंत की बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना हो, वसा का पाचन हो, प्रोटीन का पाचन हो, ये तीनों चीजें आपकी छोटी आंत में होंगी। बड़ी आंत आपके जल के अवशोषण का काम करती है। और वहीं अगर बात की जाए पित्ताशय की तो वसा का इमल्सीकरण यहीं पे होता है, पित्त का भंडारण यहीं पे होता है। यकृत क्या करता है, लीवर, तो लीवर में आपके पित्त का उत्पादन होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगी, यूरिया का संश्लेषण आपके यकृत में ही होता है। और अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय में आपका अग्नाशी रस है। तो ये इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। देखिए अमाशय में पाचन किस चीज का है, तो अमाशय का जो जठर आपका रस है ये आपका उच्च अम्लीय होता है, 1 से 3 के बीच में, मतलब बहुत ही हार्ड ये आपका एसिड है और इसका कारण आपका क्या है, HCl भी है। ठीक है, HCl अमाशय से याद रखिए। इसके बाद देखिए HCl का जो स्राव है ये क्या करता है, तो हानिकारक आपके जीवाणुओं को मारता है एक तरह से और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, जो हमने अभी बात की थी। इसके बाद देखिए पित्ताशय आता है, ग्लैंड जो है आपका गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर में क्या है, तो वसा का पाइसीकरण होता है, आपका इमल्सिफिकेशन होता है, लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक है। बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया, जॉन्डिस वगैरह का जो रोग होता है वो यही है कि भाई बिलीरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। पोषक तत्वों के अवशोषण की बात की जाए तो पोषक तत्वों को छोटी आंत में जो आपका मतलब ग्रहण किया जाता है वो एक तरह से पोषक तत्वों के अवशोषण की पूरी प्रक्रिया है और पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। ये कई बार पूछा गया आपका एक सवाल है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग छोटी आंत से जुड़ी हुई चीजें देखेंगे, जिसमें आपका इरेप्सिन, माल्टोज, लैक्टेस, लाइपेज और सुक्रोज, ये चारों ही पांचों को ही याद रखिए, क्योंकि इरेप्सिन आपका जो है प्रोटीन के पाचन में, पेप्टोन्स पाचन, और लाइपेज आपका वसा के पाचन के लिए बहुत जरूरी है और यही कई बार आपके क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। छोटी आंत के संदर्भ में देखिए, छोटी आंत का जो इलियम है ना,
इलियम वाले पार्ट में पाचन तंत्र जैसे इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज आपका जो है वसा का पाचन करता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अग्नाशय पैंक्रियाज की बात की जाए तो जो आपका ट्रिप्सिनोजन जो है ये अक्रियाशील ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना, और आपके जो अग्नाशी लाइपेज होता है इसकी वसा का पाचन इसी में आपका होता है, और अग्नाशी एमाइलेज जो है ये स्टार्च का पाचन करता है। आगे अगर बात की जाए लैंगरहैंस की दीपिका तो ये आपके क्या है, अग्नाशय का ही पार्ट है, क्योंकि बीटा सेल से आपका इंसुलिन जो है रिलीज होता है। ऐसे ही आपका जो है इंसुलिन बीटा सेल से है, ग्लूकेगोन आपका अल्फा से है, सोमेटोस्टेटिन आपका गामा वाले से है। तो ये तीनों को ही याद रखिए, कई बार ये आपका प्रश्न बन जाता है। इसके बाद देखिए मित्रों जो यहाँ पे आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग यहाँ पे विटामिन पे आते हैं। तो विटामिन के संदर्भ में देखिए इसकी खोजकर्ता फंक है, और इसका विटामिन का जो सिद्धांत है हॉपकिन और आपके किसीमर ने दिया था। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि विटामिन डी, के और B12 का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर ही होता है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके बी और सी है, ठीक है। बाकी जो आपका एक तरह से देखेंगे आप, जो आपका ए, डी, ई, के है, इसको याद रखने के लिए आप कीड़ा भी बना सकते हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, भारी चीज़ों पे तैरता रहता है तो वसा के ऊपर ये चलता रहेगा कीड़ा, या फिर आप जैसे इसको याद रख सकें उस तरह के पासवर्ड बना के इस चीज़ को याद रख लीजिए। बाकी देखिए बीमारी वाला तो ये टेबल आपके लूसेंट में भी सारी अवेलेबल है। ये हमारा काफ़ी लंबा वीडियो का टाइम लेगी, पर हम इसे कवर कर देते हैं। विटामिन B1 की विटामिन B1 की बात की जाए तो ये थायमिन है। रोग कौन सा होता है, बेरी। विटामिन B2 की बात की जाए तो राइबोफ्लेविन है, चिलोसिस आपका रोग होता है। और ए की बात की जाए तो ये रेटिनोल है इसका नाम, और ये आपके रोग कौन सा है, रतौंधी। इसके बाद देखिए B3 में क्या है, तो ये नियासिन है, इससे आपका पेलाग्रा होता है। और B5 की बात की जाए तो ये आपका पेंटाथिनिक अम्ल है, चर्म रोग, सफ़ेद बाल हो गए। B6 की बात की जाए तो पैराडॉक्सिन हो गया, चर्म रोग हो गया। B7 की बात की जाए तो बालों का झड़ना। विटामिन B9 की बात की जाए तो फोलिक अम्ल हो गया, रक्त क्षीणता। विटामिन B12 की बात की जाए तो साइनोकोबाल्बिन है आपका। इसके बाद देखिए जो C है एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके बाद D जो है आपका कैल्सीफेरोल है। इसके बाद जो आपका E है टोकोफेरोल है। इसके बाद जो आपका K है ये आपका नेप्थोक्विनोन है, आंत का बैक्टीरिया। इसके बाद मित्रों आइए आगे, गाय के दूध का हल्का पीला रंग आपका बीटा कैरोटीन के कारण होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन है। और आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के तौर पे कार्बोहाइड्रेट में आपके फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये चारों ही आते हैं। और ये आपका जो फ्रक्टोज है ये शहद और फलों से, सुक्रोज गन्ने से, लैक्टोज आपका दूध और माल्टोज आपका अंकुरित अनाज में पाया जाता है। प्रकृति में सर्वाधिक अगर मात्रा में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा, सेलुलोज ही आपका पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार एक थोड़ा सा देख लीजिए, अगर यही आइडेंटिफाई करके दे दिया जाए तो आपका प्रश्न बहुत टफ बनेगा कि आखिर ये कितने प्रकार के हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के आपके 3 टाइप के प्रकार हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज है। डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है। पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है और काइटिन आता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। अब मित्रों अगली बात करते हैं, अर्गो कैल्सीफेरोल किसे कहते हैं, तो विटामिन D2 को कहते हैं, ठीक है। और जो नियासिन है इससे पेलाग्रा हो गया। विटामिन D की कमी से आपका सूखा रोग होता है। और विटामिन K जो है आपका K, इससे आपका रक्त का थक्का नहीं बनता, ये इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य है जिसे आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग प्रोटीन पे चलते हैं। प्रोटीन का नामकरण करने वाले J.J. मुल्डर हैं। इसके खोजकर्ता आपके बर्जीलियस हैं, कई बार पूछा जाता है। निर्माण की बेसिक इकाई अगर देखा जाए तो प्रोटीन है, जैसे मसल्स वगैरह बनना या फिर आपके जो ब्रेक होते हैं मसल वगैरह, प्रोटीन से ही एक तरह से शरीर का आपका सही से निर्माण होता है। जहाँ पे ऊर्जा के लिए, वसा के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वहीं आपको अपने मसल्स वगैरह बनाने के लिए, शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए। और बाकी आपका जो मतलब कि पाचन की चीज़ें हैं उनको लेके डाइजेशन के लिए आपको विटामिन, मिनरल वगैरह सारे एक अनुपात में चाहिए। अब देखिए शरीर की वृद्धि हो गई, मरम्मत हो गई, कोशिका, जीव द्रव्य, उत्तक वगैरह का सारा निर्माण का मेन सोर्स यही है। इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिए पहले तो प्रोटीन को विकृत कर सकती है एक्स-रेज। कमी से होने वाले रोग में आपका क्वाशियोरकर आता है, मेरास्मस आता है। और आगे देखिए जो मेन है आपका, केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होने वाले प्रोटीन में अगर आप देखेंगे तो आपका एल्ब्यूमिन्स है, हिस्टोन है, ग्लोबुलिन्स है और आपका ग्लूटेलिन है, ये आपके इसमें आते हैं। और अगर आप आपके व्युत्पन्न प्रोटीन या संयुग्मी देखेंगे तो व्युत्पन्न में आपका प्रोटियोज है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है। और संयुग्मी में आपका क्रोमोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन है, हीमोप्रोटीन है, ये आपके संयुग्मी है। ये इसके 3 तरह के प्रकार होते हैं जो यहाँ पे पाए गए हैं।
आगे देखिए मित्रों, जो बहुत ही जरूरी है, पोटेशियम आखिर करता क्या है, तो ये विद्युत अपघट्य का संतुलन बनाता है शरीर में। सोडियम क्या करता है, तो ये धनात्मक विद्युत अपघट्य आपके शरीर में बनाए रखता है। कैल्शियम आपकी हड्डी दांतों को मजबूती देता है, पेशीय संकुचन में काम आता है। लोहे का क्या काम है, तो ऊतकों में ऑक्सीकरण और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण इसी लोह तत्व से होता है। ये मिनरल की बात हो रही है कि ये क्या फायदा पहुंचाते हैं आपको। फास्फोरस की बात हो तो आपकी हड्डी और दांतों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। और आपके जो आपका आयोडीन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में काम करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, तो ये तंत्रिका और पेशी तंत्र की क्रिया में आपकी मदद करता है। इंसुलिन की कार्यकी को कौन सा आखिर तत्व आवश्यक है, अगर पूछ लिया जाए तो जस्ता। जिंक आपके इंसुलिन की कार्यकी में आवश्यक है। कोबाल्ट क्या करता है, तो आरबीसी का संश्लेषण, विटामिन B12 के संश्लेषण में आपको कोबाल्ट चाहिए। तांबा क्यों चाहिए आपके डाइट्स में, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है। और इसके साथ ही मित्रों अगला पॉइंट देखिए, तांबा जो है आपका मछली, जकृत, अनाज आदि इन सब चीजों में पाया जाता है। तो तांबा आपके हीमोग्लोबिन संश्लेषण, अस्थि निर्माण और आपके इलेक्ट्रॉन संवहन में काम आता है। कोबाल्ट आपका आरबीसी के संश्लेषण में और B12 के संश्लेषण में काम आता है। इसके बाद देखिए कुछ आपके जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि जैसे आप लोग देखेंगे कि जो आपके सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा होती है, इसमें उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो ये अल्फा केराटिन होता है। इसके साथ देखिए मस्तिष्क में जो आपका एड्रेनालिन और डोपामिन है, ये आदि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण कौन करता है, तो टायरोसिन के द्वारा ये निर्माण किया जाता है, डोपामाइन का। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित किससे, तो धमनियों का कठोर होने से। अगर कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर आ गया, मतलब वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई, तो जो धमनियाँ होती हैं ये कठोर हो जाती हैं मानव शरीर में। इसके बाद देखिए मित्रों अगला पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये आपका कैरेटिन है। बाल और नख आपके कैरेटिन से बने होते हैं। और गेहूं की रोटी में आपका ग्लूटीन पाया जाता है। कई बार ये छोटे से पॉइंट भी आपका प्रश्न गलत करवा देते हैं। अगला देखिए अंतः श्वसन की अगर बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं, बिना ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के साथ। अब बिना ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसमें आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, EMP हो गया, और आपका शर्करा का जो किण्वन होता है, जैसे शराब वगैरह बनाई जाती है, एथिल अल्कोहल वगैरह, वो सब आपके किस में आते हैं, अनोक्सी में आते हैं। ठीक है। इसमें खोजकर्ता आपके मेयरहॉफ, एम्बडन और पार्सन थे। ये आपका इसका जो क्रिया स्थल है ये कोशिका द्रव्य है, ये बात आप लोग याद रखिए। और ग्लूकोज क्या है, तो कोशिकीय ईंधन आपका इसका एग्जाम्पल है। जैसे फलों में एथिल अल्कोहल बनता है तो वो आपके अनोक्सी श्वसन का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है, तो 4 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 ATP नष्ट होते हैं, 2 का लाभ होता है। आगे देखिए ऑक्सी श्वसन की बात की जाए तो जैसे आपने सुना होगा क्रेब्स चक्र हो गया, हैंस क्रेब्स हो गया, ये सारे ये जो आपके क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है ऑक्सी श्वसन को, खोज करता है इसके हैंस क्रेब्स हैं। और ये आपका इसका क्रियास्थल क्या है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये कोशिका कला है, यूकोरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। दोनों ही संदर्भ में आप ये बात याद रखिए। श्वसनीय पदार्थ आपका कौन सा है, तो पायरुविक अम्ल होता है, इसमें जो श्वसनीय आपका पदार्थ है, और इसमें ग्लूकोज होता है। दोनों में आपका अंतर है, ये बात आप याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है, यहाँ से अगर एक प्रश्न बन गया तो ये काफ़ी टफ प्रश्न होगा। ऐसे ही ग्लूकोज की बात की जाए तो कोशिका द्रव्य में पायरुवेट कैसे बनता है, तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैसे यीस्ट है तो एथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। ऑक्सीजन का अभाव है जहाँ पे जंतु की पेशीय कोशिका में, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगी। और जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ CO2 जल और ऊर्जा बनेगा। ये तीनों ही सिचुएशन में तीनों चीज़ें आप ध्यान से देखिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखिए मित्रों जो आपका अगला जो पॉइंट है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो है रक्त वाहिकाएं। अब देखिए रक्त वाहिकाएं देख लीजिए कि हृदय के दाएं आलिंद में रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं जो होती हैं ये आपकी वेन्स शिरा होती हैं। अपवाद क्या है, तो पल्मोनरी शिरा, क्योंकि पल्मोनरी शिरा जो है वो फेफड़े से ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाती है, बाएं आलिंद में। ठीक है। और वहीं आपके हृदय के बाएं निले से शरीर के अंगों की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं जो आपकी धमनी है ये शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। इसका भी अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी, जो CO2 युक्त रक्त को हृदय से दाएं निले से फेफड़े की ओर पहुंचाती हैं। तो ये एक अंतर है जो आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रश्न बनेगा तो आप आलिंद, निले, इन सब चक्कर में अपना प्रश्न गलत कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक सामान्य सी जानकारी है जिसपे आपका प्रश्न यहाँ पे गलत हो सकता है। इसके बाद देखिए ये चारों चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। प्लाज्मा में आपका जो प्रोटीन है 7 to 8% होता है, जिसमें आपका एल्ब्यूमिन है, आपका ग्लोबुलिन है, और आपका फाइब्रोनोजन है, और आपका प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, ये याद रखिए। और पीले रंग का कारण क्या है, तो बिलीरुबिन की उपस्थिति है आपकी 90 से 92%। अगला देखिए आरबीसी की बात करते हैं
तो आरबीसी क्या है, तो बच्चे के जन्म से पहले तो ये प्लीहा और यकृत में बनती है, और जन्म के बाद जब ये है तो ये आपकी लाल अस्थि मज्जा जो है रेड बोन मेरो, इसमें ये आपकी बनती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा को आपका ब्लड बैंक भी कहते हैं, और लाल जो है इसका रंग वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मेन काम क्या है इसका, गैसों का परिवहन करना। ऐसे ही जो आपका डब्ल्यूबीसी है इसके बारे में याद रखिए, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल सबसे छोटी, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, और आपका इयोसिनोफिल। ये टोटल आपके 5 प्रकार हैं। कार्य क्या है, रोगों से शरीर की प्रतिरक्षा करना, ये पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्रों की बात की जाए वंशानुगत सिद्धांत की, तो सूटर और बोवरी ने दिया था, और वहीं अगर बात की जाए जीन अणु के डीएनए की संरचना की, तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा इसे रखा गया था। हरगोविंद खुराना साहब ने क्या किया, तो प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े हुई चीज़ों पे इन्होंने रिसर्च किया था पूरा। तो ये जो पॉइंट है आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। बाकी देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप इसे ध्यान से देख लें। बहुत और भी सारे परीक्षा के लिए ये आपकी फैक्चुअल एंट्री है, सारी यहाँ पे कवर करवा पाना बहुत टफ है। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसका पीडीएफ भी मैं बना के आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपका घटना चक्र ने साइंस का ये आपकी चित्रात्मक जो है ये डिटेल निकाली थी, और ये आपके रिव्यू वॉल्यूम से लेके किसी भी किताब के कंपैरिजन में बहुत आसान है, बहुत तेज़ी से स्क्रॉल हो जाती है। आप 1.5 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं किडनी की, तो किडनी की जो आपकी संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन है, और ये आपका देखिए डायलिसिस आपको याद होगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो किडनी के तौर पे जिनकी मतलब किडनी खराब हो जाती है वो उनका डायलिसिस होता है, और ये शरीर में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण करती है। नेफ्रॉन इसकी सबसे छोटी इकाई है जो कई बार आपकी परीक्षा में भी पूछी जाती है। आगे देखिए यकृत आ गया जो यूरिया का संश्लेषण करता है, ये कई बार पूछा जाता है शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो जो आपके यूरिया का सिंथेसिस है ये लीवर में आपका होता है। शरीर से अल्कोहल और अन्य हानिकारक तत्वों को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये लीवर, इसलिए लीवर फैटी होने पे आपको दिक्कत आती है, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जंक फूड वगैरह कम खाइए। फेफड़े की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। त्वचा की बात की जाए तो त्वचा की श्वेत ग्रंथियां द्वारा अनावश्यक लवणों को यूरिया आदि पसीने के माध्यम से बाहर निकालता है। एक कोश के जीव जो है आगे है कि विभिन्न जंतु और उनकी उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। एक कोश की जीव कैसे आखिर उत्सर्जन करते हैं, तो ये विसरण के द्वारा करते हैं। अगर बात की जाए आपके सिलेंट्रा वर्ग की, तो ये भी विसरण से करते हैं। चपटे जो कृमि हैं ये ज्वाला कोशिका के द्वारा करते हैं। एनिलिडा आपके जो है किडनी के द्वारा करते हैं। जो आपके मोलस्का हैं ये आपके किससे करते हैं, तो मध्य वृक्क की जो नालिका होती है, ठीक है, जो आपका ये है आपका मैटने फ्रिडा है जो है इससे करते हैं। आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है ये आपका मैलपीगी नालिका से करते हैं, और जो आपके अकशेरुकी जो है ये वृक्क से करते हैं, किडनी से करते हैं। तो ये सारे जीवों के बारे में ही उत्सर्जन का पूरा सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है, इसे बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। इसके बाद देखिए मानव मूत्र की बात की जाए अगर, तो इसके संगठन में देखिए जल आपका 91 से 96% होता है। फिर आपका यूरिया, लवण, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, मात्रा लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन के आसपास होता है ये, ठीक है, और यूरोक्रोम की उपस्थिति इसमें होती है। और बाकी दूसरा पॉइंट क्या है आपका, तो इसका पीएच मान कितना है, तो आपका 6 के आसपास है। मूत्र में आपका ग्लूकोज हो गया, कीटोन हो गया, ये सब चीज़ों की उपस्थिति होती है, ठीक है। और मित्रों इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है वो है आपका मानव मस्तिष्क का। इसके 3 भाग हैं, एक तो आपका हिंड ब्रेन होता है सबसे जो पश्च वाला पीछे वाला है, एक आपका मिड ब्रेन है, और एक आपका सामने वाला फोर ब्रेन है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फोर ब्रेन की, इसमें आता है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 80%। जितनी भी स्मरण क्षमता है, चिंतन विश्लेषण हम लोग जितना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से समझ रहे हैं, ये सारा सेरिब्रम देख रहा है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या है, तो ये संवेग वाली क्रियाओं को देखता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये चीज़ें जो हैं, क्रोध, प्रसन्नता, इस सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस कर रहा है, और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ये भी आपको याद रखना है कि सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, ये चारों ही आपके फोर ब्रेन का जो है अगले वाले जो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसके बाद देखिए थैलेमस क्या करता है, तो ठंडा गर्म दर्द आदि को पहचानना। एपिथैलेमस क्या करता है, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है मेलेटोनिन हार्मोन के श्रावण को देखती है, नींद वगैरह को ये इफेक्ट करेगा अगर आपसे पूछा जाएगा। अब आप देखिए मिड ब्रेन देखिए, तो जो अर्ध चेतना की अवस्था में भी जो हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है, नेत्र गोलक और पुतलियों की गतियां आदि पर नियंत्रण वगैरह रखना, तो हमारी आदि चेतना में भी जो हमारी पेशीय क्रियाएं हैं उसे बैलेंस करता है आपका मिड ब्रेन। इसके बाद बात की जाए आपके हिंड ब्रेन की, जो आपका पिछला दिमाग है, जहाँ पे मेडुला ओब्लागेंटा पाया जाता है, पोन्स पाया जाता है, सेरिबेलम पाया जाता है,
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडुला ओब्लागेंटा जो है वो हृदय के स्पंदन को नियंत्रण करता है, श्वसन का नियंत्रण करता है, उपापचय नियंत्रण करता है, उल्टी पर नियंत्रण वगैरह सारा आपका पिछला ब्रेन है मेडुला ओब्लागेंटा करता है। पोन्स क्या करता है, तो श्वास की क्रिया पर नियंत्रण करता है। सेरिबेलम आपका शरीर के संतुलन और ऐच्छिक क्रियाओं वगैरह को देखता है। तो ये सारे पॉइंट इससे जुड़े हुए थे। अब अगला पॉइंट देखिए जो कि बहुत ज़रूरी है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि परितृप्ति और प्यास का केंद्र क्या है, तो हाइपोथैलेमस है। और एक सामान्य मानव का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है। एक मित्रों, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए कई सारी ग्रंथियों के प्रकार हैं, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी और मिश्रित। अब अंतःस्रावी में क्या है, तो ऐसी आपकी नालिकाएं विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये हार्मोन को स्रावित करती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है आपकी, जनन ग्रंथियां, ये अंतःस्रावी है। बहिर्स्रावी में आपकी लार आएगी, श्वेत ग्रंथि आएगी, पसीना वगैरह निकलना, दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि हो गई, ये बहिर्स्रावी है। मिश्रित वाली में क्या है, तो एकमात्र ये है अग्नाशय, जिसे मिश्रित में रखा जाता है, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। अब अग्नाशय के बारे में देखिए, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करती है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि के तौर पे ये आपकी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और अग्नाशय, ये रस जो है, इनका पूर्ण पाचक रस जो है ये कहा जाता है। ये पूरा अग्नाशय के द्वारा आपका सारा बिल्डअप होता है। अंतःस्रावी के तौर पे इंसुलिन हो गया, आपका ग्लूकेगोन हो गया, सोमैटोस्टिन हो गया। इंसुलिन याद रखिए कि इंसुलिन की कमी से, ना कि वृद्धि से, शरीर में डायबिटीज वगैरह की जो है बढ़ती है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो इंसुलिन और आपके ग्लूकेगोन के कार्य में भी आपका जो है अग्नाशय काम कर रहा है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन और ग्लूकेगोन के कार्य, जैसे दोनों हार्मोन रक्त में क्या है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। रक्त में शर्करा की अधिकता होने पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोलोजन में बदल देता है। और रक्त में अगर शर्करा की कमी है तो क्या होगा, तो ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है और संचित जो ग्लाइकोजन है उसे पुनः शर्करा में बदल देता है। तो ये दोनों के ही जो काम है आपको बिल्कुल क्लियर पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपका एक जो पॉइंट है वो बन सकता है। तो मित्रों, बायोलॉजी के ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। ये पीडीएफ मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी होने पे रुचिकर नहीं रहती। बाकी जितने मैंने सारी वीडियोस आपको बताई थी, सारी विद इन वीक आपको सारी प्रोवाइड करनी है। तो आप एक बार जरूर इसे वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा से पहले क्लियर हो जाएंगे।